नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपके हिंदी के आपका जो सिलेबस होता है उसके पूरे सिलेबस को हम देखिए इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 2 है। उससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का देखिए ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां, यानी कि हिंदी भाषा की कुल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। जो यहाँ पर देखिए जो वर्ण है ना टोटल हिंदी भाषा में वो 52 है। तो इसमें सी जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। यानी कि ऐसा कौन सा वाक्य है इन चारों में से जिसमें से विराम चिन्ह सही यूज किया गए हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन को देखेंगे तो सी ऑप्शन यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि काम वाली रोज आती है, कोमा काम करती है और चली जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल विराम चिन्ह युक्त जो है वो बिल्कुल उपयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। तीसरे में यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो संज्ञा शब्द हमें पहचानना है। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्य। तो ये देखिए एक संज्ञा शब्द है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इंपोर्टेंट पूछा गया था कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख जो है इनमें से किस विद्वान ने किया था। यानी कि संयुक्त सर्वनाम नामक भी कोई सर्वनाम होता है, ऐसा जो है वो किस विद्वान ने कहा था, उस विद्वान का नाम हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 4 भी, तो ये देखिए इसका जो है सही आंसर बन जाएगा। इनका मानना ये था कि संयुक्त सर्वनाम नामक एक अलग जो है सर्वनाम भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका सही विकल्प माना जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया था कि कला का अंतिम एवं सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है। तो ये देखिए पूरे एक वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य है। इस वाक्य में पूछा गया था कि इस पूरे वाक्य में कितने विशेषण यूज किए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 विशेषण है। कौन कौन से? एक तो अंतिम देखिए, एक तो ये आपका विशेषण है, और आपका सर्वोच्च एक ये विशेषण है, और आपका सौंदर्य ये एक विशेषण है। यानी कि जो वाक्य की विशेषता बताए उसी को देखिए विशेषण कहा जाता है। इस पूरे वाक्य में ये 3 विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया था जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो सी जो है छठे का जो है सही ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अव्यय नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जूता जो है ये अव्यय नहीं है। बाकी आपका आज और आपका भीतर और यहाँ ये तीनों क्या है वो अव्यय होते हैं, लेकिन जूता जो है वो अव्यय की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से एकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। देखिए पहिया जो है वो आपका इकारांत स्त्रीलिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो पहिया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो वचन के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा असंगत शब्द युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहमान और मेहमानों। ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये आपका असंगत है। अगर हम बात करेंगे शब्द युग्म के आधार पर तो मेहमान और मेहमानों यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया था कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। यानी कौन से काल में ये जो है आपका वाक्य जो है वो घटा है, उस काल को हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आसन्न भूतकाल। तो ये आसन्न भूतकाल का देखिए वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर
बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है? तो 11 का बी, भाववाच्य। ये आपका देखें कि वो व्यक्ति जो है ना अपना भाव प्रकट कर रहा है कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा, तो वो भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 11 का सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में आप क्या पूछा गया था? 12 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कारक और कारक चिन्हों की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है वो असंगत है, यानी कि कारक जो होते हैं ना उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12वें में देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण से। ये देखिए इसका बिल्कुल सही मिलान नहीं है, बाकी कर्म को अधिकरण का अपादान से, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नहीं है, पूछा गया था असंगत। तो यहाँ पर देखिए कारण से है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम और तद्भव भी देखिए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सिलेबस में ये चैप्टर दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अक्षर है ना ये आपका एक तत्सम शब्द है, बाकी आपका आंख, आंसू और आशीष जो है ये आपके तद्भव शब्द है, लेकिन तत्सम पूछा था तो यहाँ पर देखिए अक्षर जो इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो वो शब्द युग्म हमें पहचानना है जिसमें आपका उपसर्ग का भी यूज हुआ है और आपका प्रत्यय का भी यूज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में देखिए आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का देखिए आपके इसमें क्या हुआ है, यूज करके शब्द जो है बनाए गए हैं। आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया था कि बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस प्रत्यय का देखिए प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए बंगाल प्लस ई, ठीक है, तो ई जो है आपका वो आपका प्रत्यय हो जाएगा और बंगाल जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक पंक्ति दी गई है, लिखा है कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। तो जो उत्साह शब्द है जिसके हेडलाइन अंडरलाइन किया हुआ है उसके बारे में पूछा गया है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। यानी कि आपका विलोम शब्द से देखिए यहाँ पर तो उत्साह का विलोम यहाँ पर क्या होगा, ये सीधा सीधा इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी निरुत्साह देखिए इसका सही आंसर बन जाएगा, जो आपका उत्साह का विलोम शब्द है। देखिए विलोम शब्द के ऊपर ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, यदि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में जो आपके जो विलोम शब्द से कोई भी क्वेश्चन देखिए आपका बाहर नहीं होगा, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 तक चलते हैं। पूछा गया था कि अमृत का विलोम है। तो अमृत का तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमृत का होता है आपका विष। ठीक है, अमृत का होगा था आपका विष जो है वो का विलोम शब्द हो जाता है। वहीं पर अगर पर्यायवाची शब्द पूछता तो उसका देखिए पीयूष जो है उसका पर्यायवाचिक शब्द हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 में पूछा गया था रामू बेहद गरीब है। तो ये गरीब शब्द के बारे में आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। देखिए पर्यायवाची पूछा गया नहीं, गरीब का जो पर्यायवाचिक शब्द जो है वो क्या होता है? तो 18वें का जो बी ऑप्शन है वो गरीब का हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का बी। ठीक है, गरीब का हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका निर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी देखिए आपका पर्यायवाची शब्द से यहाँ पर आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाचिक शब्द जो है वो क्या होता है? तो अपर्णा का पर्यायवाचिक शब्द में बताना है, तो ये 19 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अपर्णा का पर्यायवाचिक शब्द पार्वती को जो है ना वो अपर्णा भी कहा जाता है, तो इसका पर्यायवाचिक शब्द हो जाएगा। 20 में पूछा गया था आंख में जतन दांत में मंजन। वाक्य में उपयुक्त जो अंजन जो है शब्द है वो निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? ठीक है, तो ये अंजन जो शब्द है ना, ये अंजन ये किस वाक्य को व्यक्त करता है उसके बारे में देखिए हमें बताना है। तो 20 का जो बी जो है ये आपके काजल को देखिए आपका व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि समश्रुत शब्द
अली और अली शब्द युग्म का जो है सही अर्थ क्या है, यानी कि अली और अली का जो यहाँ पर पूछा गया है। तो 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो आपका पहला वाला अली है ना, उसका मतलब होता है आपका भोरा, और दूसरी अली का मतलब होता है आपका सखी, यानी कि एक सखी कहा जाता है जब लड़कियां जब आपस में दोस्त होती है ना, उसको एक दूसरे को सखी कहकर बुलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्य के लिए उचित शब्द होगा। तो अनेक वाक्य के लिए एक शब्द, ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो बी हो जाएगा यमुनोत्री। ठीक है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है तो उसे यमुनोत्री उस स्थान को कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया था, पूछा गया है कि बिना देख रेख का जानवर, नहीं बिना देख रेख का जानवर वाक्यों के लिए एक शब्द जो है वो क्या होता है, उस जानवर को क्या कहा जाता है जो इधर उधर फिरता रहता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन अनेरा। ठीक है, अनेर जो है वो इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे देखिए आपका छंदी विशेष से पूछा गया कि छंदी विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण जो है हो जाएगा। तो एक परिभाषा यहाँ पर आपकी एक तरह से परिभाषा दी गई है, तो कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो 24 का जो बी यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसी वर्ण का अनुनासिक जो है अर्थात पंचम वर्ण। ठीक है, उसी वर्ण का जो है पंचम वर्ण जो आपका हो जाएगा। 25 में पूछा गया था कि किस युग में अशुद्धि है। तो किस युग में देखिए आपका एक जोड़ा बनाया गया है ये आपका समास के आधार पर, तो किस में देखिए अशुद्धि है वो हमें बताना है। तो 25 में डी यदि आप देखेंगे प्रतिवर्ष, तो इसमें कर्मधारय समास जो है वो आपका नहीं है। बाकी आ जन्म में देखिए आपका अविभाव समास है, और सत सही में आपका द्विगुण समास है, और दाल रोटी में द्वंद्व समास है। बाकी जो प्रतिवर्ष जो है ना, इसमें भी आपका कौन सा समास है, इसमें भी आपका यही वाला समास है, अविभाव समास। ठीक है, तो नहीं है पूछा गया, तो इस आधार पर 25 का डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो वाक्य शुद्धिकरण से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका 26 नंबर में ऑप्शन नंबर डी यदि आप पढ़ेंगे तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। रामा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। तो ये जो वाक्य है वो आपका व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। 27 में लिखा है कि विभाव के दो प्रकार कौन से हैं। तो विभाव के दो प्रकार कौन से ये हमें बताना है। तो 27 का जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलम्बन और उद्दीपन। तो ये विभाव के आधार पर दो प्रकार होते हैं। 28 में पूछा गया था कि कमला में कौन सा गण रूप है। तो गण रूप यहाँ पर पूछा गया है कि कमला में कौन सा आपका गण रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये हो जाएगा आपका संगण। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। 29 में पूछा गया था कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमद बुली आए। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो कौन सा है। तो 29 में जो इस पंक्ति में अलंकार है वो कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अलंकार से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार ही देखिए आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि वाक्य रीति के कितने भेद हैं। ठीक है, वाक्य रीति के कितने भेद होते हैं ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। तो इसके वाक्य रीति के जो है वो आपके 3 भेद जो है आपके होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, 31 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि मोहनहार बिरवान के होते चित्तेपात लोकोक्तियों का अर्थ, यानी कि ये एक जो है ना आपकी लोकोक्ति दी गई है, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है वो हमें बताना है। तो 31 में जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो ये इस कहावत का जो है वो अर्थ होता है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। 32 में पूछा गया है, लिखा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो उचित विकल्प हमें चुनना है, तो इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। तो 32 में जो यदि आप सी पर ध्यान देंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने को संकट में डालना, इसका ये अर्थ होता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य के ये वहाँ से देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, ये आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो आपका कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य को, ये हमें बताना है। तो
33 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 4 खंडों में देखिए आपका विभक्त जो है वो आपका किया गया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, ये एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पूरा पैराग्राफ होता है। हर बार ही देखिए एक पैराग्राफ जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हर बार यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाता है। तो इस पैराग्राफ के आधार पर ना 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हर बार ही देखिए एग्जाम में आते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ को ना एक बार आप अच्छे से स्क्रीन को पुश करके देखिए इसे पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट जो है ना इसके आंसर आपको बता देता हूँ दोस्तों। चलिए हम डायरेक्ट देखें इस आंसर पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रमशः कौन सी देखिए व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। तो 34 का जो है आपका जो सही आंसर इसमें है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए संज्ञा, विशेषण और आपका संज्ञा और विशेषण। तो ये आपकी क्या है व्याकरणीय इकाइयाँ होती हैं। राष्ट्र, संस्कृति और विरासत के क्रम में देखिए इसमें पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35 पूछा गया था कि अंतर्विरोधी शब्द में किस प्रकार की संधि है। तो यहाँ पर देखिए आपकी संधि पूछी गई है कि अंतर्विरोधी शब्द में किस प्रकार की संधि है, उस संधि का नाम हमें बताना है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 में पूछा गया था कि व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। तो ये देखिए आपका पैराग्राफ से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तो 36 का जो आपका सी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है तो उस समय व्यक्ति की जो दृष्टि है ना वो संकुचित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 37 देखिए पूरा ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट देखिए करवा रहा हूँ और ये हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रैक्टिस सेट जो है ना आप मेरे यूट्यूब चैनल आप यूपी एग्जाम प्लाजा पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उस पर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे ना उनके सोल्यूशन भी अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए घेरे हुए हैं। प्लस पर्यायवाची शब्द, अनोख शब्दों के लिए एक शब्द, आपका विलोम शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड पर घेरी हुई है। उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हिंदी और आपका जीके, जीएस और साइंस की जो तैयारी है ना वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट देखे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप आने वाले एग्जाम में हिंदी से जो रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक भी क्वेश्चन आप गलत करके ना आए। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। तो ये भी आपका पैराग्राफ से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या अर्थ है वो हमें बताना है। तो आपका 37 का जो ए जो है ना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत देना। तो ये देखिए हमारा एक जागरूक नागरिक का देखिए हमारा मूल कर्तव्य जो आपका होता है। तो ये देखिए ये मैंने हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखिए पूरी तरह से अपलोड कर दिया। इसे आप एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आप देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन जो है ना वो आपके दिमाग में देखिए पूरी तरह से बैठ जाएंगे और आने वाले एग्जाम में इस तरह के जब पेपर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सही करके आएंगे। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद हिंदी का मैं तीसरा भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द देखिए अपलोड कर दूंगा। और जीके, जीएस का भी देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों।